आज मैं आपको खंड गा में हिंदी वितान में पाठ 4 डायरी के पन्ने पढ़ाने जा रही हूँ। लेखक परिचय। जीवन परिचय। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नजीबाबाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाज़ियों के यातनागृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। वह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्मों, नाटकों, धारावाहिकों इत्यादि का निर्माण हो चुका है। सारांश। यह डायरी डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई। इसके बाद यह डायरी ऑफ ये यंग गर्ल शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उसे भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी है, तो उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती हुई इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदना, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवन दस्तावेज है। बुधवार 8 जुलाई 1942। इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती हैं। उसकी बड़ी बहन को MASS से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। गुरुवार 9 जुलाई 1942। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। वह गुप्त आवास उनके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। भवन गोदाम व भंडार गृह के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे सटा हुआ बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय बेप, येप व मिस्टर क्लीमैन काम करते। एक छोटे से गलियारे में दमघोंटू अंधेरे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 दिन एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुंचने पर उसकी माँ व बहन बुरी तरह थक जाती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। शनिवार 28 नवंबर 1942। वह बताती है इन दिनों में वे बिजली और राशन ज़्यादा खर्च कर चुके, उन्हें और किफ़ायत करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजे ही अंधेरा हो जाता, उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय वे उल जुलूल हरकतें करके गुजारते। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झाँक कर लेते थे। शुक्रवार 19 मार्च 1943। ऐसा एन बताती है कि तुर्की में इंग्लैंड के पश्चिम में न आने से हमने रास्ते 1000 गिल्टर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। इससे काला बाजारी को झटका लगेगा, साथ भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे सकते। गियज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्टर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर दी अदायगी में निपटा दिया है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं से खासी रुचि हो गई है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर BBC की होम सर्विस को समझती है। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकार की तस्वीरें देखने में गुजारती है। मिस्टर कुगलर उनके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। वे शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है तो वह उसे पहले ही फिल्म के मुख्य नायकों व नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं बता देती है। मम्मी कहती हैं कि उसे सब याद है इसलिए उसे फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। बुधवार 28 जनवरी 1944। एन कहती है तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुनी पड़ती हैं। तो मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज बानदान के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उनके बाद दसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उनकी 5 लाइनें पता होती हैं। NXT की हालत यह है कि यहाँ नया ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। बुधवार 29 मार्च 1944। एन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथकेस्टीन के भाषण के बारे में लिखते हैं। उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पन्नों का संग्रह दिया जाएगा। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने इंजुमीडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था।
मंगलवार 11 अप्रैल 1944 एन बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया, वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर रसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई है। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। मंगलवार 13 जून 1944 एन बताती कि आज वह 15 वर्ष की हो गई। उसके पुस्तकें, चड्डियाँ, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कापियाँ आदि अनेक उपहार मिले। मौसम खराब तथा हमले जारी हैं। वह बताती है चर्चे थे उन फ्रांसीसी गाँव में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए। चर्चिल को डर नहीं लगता, वह उन्हें जनजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं कि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन में ब्रिटेन दोनों में अंतर, ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांत। मानव जात की निरंतरता औरतों से, वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती है समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं। वह पोल दे क्रूप से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सब कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक वह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। बच्चों, स्वयं भी पूरा पाठ पढ़ें और प्रश्नोत्तर लिख करके याद करें।